प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनीशंकर तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पीपरपानी, विकासखंड साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से। पश्चिमी देशों में नारीवादी चेतना का विकास तब आरंभ हुआ जब फ्रांस की क्रांति का आगाज हुआ। आज हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। पिछले अध्याय में आप लोगों ने देखा कि राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। फ्रांस की गरीब महिलाएं एवं औरतों का जीवन फ्रांसीसी क्रांति के दौर में बहुत खराब था। उन्होंने फ्रांस की क्रांति में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग दिया। उनको ये अपेक्षा थी कि इससे हमारी बदहाली का जो जीवन है वह दूर हो जाएगा। जुलाई 1789 में इन गरीब औरतों ने अपना समूह बना करके सरकारी मुलाजिमों के पास पेरिस में जब वो गईं और सरकारी मुलाजिमों ने इनकी बातों को सुनने से मना कर दिया। इन्होंने सरकारी मुलाजिमों से ये बोला कि पाव रोटी की कीमतें आसमान पकड़ रही हैं, आसमान छू रही हैं। हम गरीबों के लिए खाने के निवाले नहीं मिल रहे हैं। आप राजा तक हमारी बात पहुंचा दीजिए कि वो हमारी मदद करे। लेकिन जब सरकारी मुलाजिमों ने इस चीज़ के बारे में कान भी नहीं दिए, तब लगभग 7000 महिलाओं ने समूह बनाकर वर्साय के महल की तरफ कूच कर दिया। इन महिलाओं की मांग थी कि राजा पेरिस से अपना प्रशासन करे और हमारी बातों को सुने। महिलाएं अपने साथ छोटे छोटे हथियारों को भी साथ में लिए हुई थीं और उन्होंने वर्साय के महल पर हमला कर दिया, सैनिकों को मार डाला और मजबूरी में राजा को भागकर पेरिस आना पड़ा। और इस तरह से महिलाओं ने अपनी उपस्थिति सशक्त रूप से फ्रांसीसी क्रांति में दिखाई। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के बावजूद भी महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाना महिलाओं को नागवार गुजरा। महिलाओं को यह लगा कि हमको आखिर क्या हासिल हुआ इस क्रांति से। वे महिलाएं जो जीविकोपार्जन के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करती, मजदूरी करती, उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, महिलाओं को प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार नहीं था, ना ही प्रतिनिधि बनने तक का हक था। चलिए, प्रथम और द्वितीय स्टेट्स की जो समृद्ध महिलाएं थी उनको तो साधन बड़े सहज और सरल तरीके से उपलब्ध थे, लेकिन इन गरीब महिलाओं के लिए तो जीने का संघर्ष करना पड़ रहा था। जीवन जीने के लिए बड़ा ही कठोर परिश्रम करना पड़ रहा था। आखिर इस बदहाली के जीवन से मुक्ति के लिए इन्होंने जिन पुरुषों को साथ दिया था, उन क्रांतिकारियों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। चलिए हम आज देखते हैं कि इन फ्रांस की नारियों ने अपने हक हासिल करने के लिए आखिर क्या किया। हम देख चुके हैं कि बूर्बो राजवंश ने सन 1774 में अपने 20 साल के युवराज को राजा बना दिया और नाम दिया लुई 16वां। जब लुई 16वां फ्रांस का राजा बना था, तब बहुत ज्यादा कर्ज उसके ऊपर था और समाज 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें जो तीसरा वर्ग था वह सबसे ज्यादा शोषित और पीड़ित था। वक्त आगे बढ़ता है, सन 1789 आती है। बढ़े हुए कर्ज को दूर करने के लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए लुई 16वां लगभग 175 साल के बाद एस्टेट जनरल की बैठक बुलाता है, प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाता है। मत विभाजन को लेकर के एस्टेट जनरल में वाद विवाद होता है और तीसरे एस्टेट्स के लोग सभा छोड़कर भाग जाते हैं, बायकॉट कर देते हैं और वे लोग नेशनल असेंबली का गठन करते हैं और बास्तील पर हमला करते हैं। किसानों का विद्रोह फ्रांस के देहातों में हो जाता है। नेशनल असेंबली द्वारा 1791 में संविधान बनकर तैयार होता है। सम्राट को मजबूरी में संविधान को मानना पड़ता है। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लग जाता है और मनुष्यों को उसके मूलभूत अधिकार देने वाला संविधान बन जाता है। जब बात मनुष्यों की आती है तो वहां पर फ्रांस में केवल पुरुषों को मनुष्य का दर्जा दिया गया था, इसीलिए शायद वहां पर पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार हुआ, जिसमें गरीब गुरबों को और महिलाओं को किसी भी तरह का कोई हक नहीं दिया गया। फ्रांस में अभी भी राजतंत्र था जिसका उन्मूलन होना था। 1792 में संविधान के निर्माण के साथ में ही फ्रांस गणराज्य बनता है। लुई 16वें ने पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर अपनी ही प्रजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिसको नेशनल असेंबली ने नकार दिया और युद्ध का माहौल बना। लुई 16वें का सिर काट दिया गया, उसे मृत्युदंड दे दिया गया। जैकेबिनों की सरकार फ्रांस में आई। रॉबेस्पियर उसका प्रमुख था। आतंक का राज उस समय कहलाता है। 93 से 94 का समय था, 1700 ईस्वी का। इसके बाद
जैकोबिन्स के पतन के बाद फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन आता है। इसके बाद हम आज देखेंगे जिसकी परिणति 1946 में होती है। 1946 में पुनः बोलूंगा कि 1792 का युद्ध, यानी लगभग हम यहां से लेते हैं 1789 से महिलाओं ने संघर्ष करना शुरू किया, सैकड़ों वर्ष तक संघर्ष किया, तब जाकर 1946 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। आज हम इसी पर अध्ययन करने जा रहे हैं कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। चलिए हम देखते हैं। जो फ्रांस की महिलाएं थीं वह शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। हम देखते हैं कि चाहे बास्तिल के किले के ध्वंस की बात हो, चाहे पेरिस की गलियों की बात हो, चाहे वर्साय के किले पर हमले की बात हो, या वो याद करो बेकरी शॉप की दुकान जहां पर पाव रोटी महंगी होने के कारण महिलाओं ने बेकरी वालों की क्या धुनाई जमाई थी। तो ये सारी परिस्थितियों में, सारे संघर्ष के दौर में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी इस भागीदारी से जो नई क्रांतिकारी सरकार, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनेगी, वो उनके जीवन को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएगी और वह प्रेरित होगी कि हाँ, ये महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो चलो इनको इनका हक हम दे देते हैं। इनमें क्या था कि तीसरे स्टेट्स की जो महिलाएं थीं उनमें बहुत सारी महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। जैसा कि मैंने आपको पहले परिचय में बताया कि पहले 2 स्टेट्स की महिलाओं को जीवन निर्वाह के लिए सारी संसाधन सुलभ थे, सुगम थे, सहज थे, लेकिन इन महिलाओं को तो अपने जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। ये महिलाएं सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई इत्यादि करती, साथ में बाजारों में फल, फूल, सब्जियां इत्यादि बेचा करती। कुछ महिलाएं तो घरों में, जो संपन्न घर होते थे, जैसे पढ़े लिखे अमीरों के घर या व्यापारियों के घर, घरेलू कामकाज, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा बुहारी इत्यादि करना, ये किया करती थीं। बहुत सारी महिलाएं प्रोस्टिट्यूशंस का भी काम करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास, इन्हीं महिलाओं की बात कर रहे हैं जो जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष कर रही थीं, इन महिलाओं के पास में पढ़ाई लिखाई या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं थे। केवल कुलीन वर्ग की कुछ लड़कियां या तीसरे स्टेट्स के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ने जा पाती थीं, और इसके बावजूद भी उनकी पढ़ाई जितनी हो उतनी पर्याप्त है मानकर उनकी शादी कर दी जाती थी। आप लोगों ने देखा कि फ्रांस में जो 3 स्टेट्स थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसमें सबसे खराब स्थिति थी तीसरे स्टेट्स की महिलाओं की। वे बेचारी घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजने का काम करती, अपने बच्चों को पालती, और मजदूरी भी उनको पुरुषों से कम मिलती, जो आगे हम आगे देखेंगे। इतनी सारी कठिनाइयों के बाद जब राजा बोल दे कि टैक्स बढ़ाया जाता है, तो इन महिलाओं की क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। इन महिलाओं ने अपने लिए क्या मांगा था? सस्ती पाव रोटी और जीने का हक। लेकिन इसके बदले में उनको कितना संघर्ष करना पड़ा, आज हम इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। चलिए देखते हैं कि आगे क्या। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, लाइन लगकर पाव रोटी लेना, बच्चों की देखभाल करना, ये सारे काम वो करती। और बदले में जब मजदूरी करने जाती तो पुरुषों की तुलना में उनकी मजदूरी भी बहुत कम होती थी। अब जब घर की सारी जिम्मेदारी ये महिलाएं निभाएं और इसके बाद जब महंगी पाव रोटी खरीदने जाए तो उसके लिए वो मजदूरी करने भी जाया करती अलग से, और मजदूरी में वही काम पुरुष करता उसको ज्यादा मजदूरी मिलती, वही काम औरत करती उसको कम मजदूरी मिलती। महिलाएं इन सब चीजों से आजी जा चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, तंग हो चुकी थी, और उन्होंने अब ये निर्णय ले लिया था कि अपने हक के लिए हम खुद लड़ेंगे। कहा जाता है ना, हमारे हिंदुस्तान में कहावत है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो इन महिलाओं ने भी ठान लिया कि यदि हमें हमारे हक हासिल करना है तो उसके लिए हमको खुद को मोर्चा संभालना होगा, और उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी। कैसे? चलिए देखते हैं। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू कर दिए। महिलाएं एक साथ मिलने जुलने, बैठने उठने लगीं और अपने अधिकारों, हकों की बातें करने लगीं। वे न केवल अपनी बातें करती, अपने हक के लिए योजनाएं बनाती लड़ने के लिए, अपितु उन्होंने अखबारों के माध्यम से भी अपनी बातें कहना आरंभ किया। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60
क्लब अस्तित्व में आ गए। इन 60 क्लबों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्लब था और सबसे ज्यादा लोकप्रिय और पॉपुलर जो क्लब था वह था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। यहां पर इन महिलाओं की सबसे प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश थीं कि 1791 का जो संविधान था उसमें उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। तो महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व होगा, तभी उनका हित संरक्षण हो पाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ता है और लड़ते हुए जब मंजिल आ जाती है और जब मंजिल पर पहुंचने के बाद उसका साथी उसे धोखा दे दे तो उसके मन पर क्या गुजरती होगी, आप सोचिए। आप विचार कीजिए कभी कि आप और आपके मित्र, आपके साथी एक साथ किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जा रहे हों और जब आप उस लक्ष्य के करीब पहुंच जाएं, उस लक्ष्य को हासिल कर लें और आपके साथी आपसे ये कह दें कि नहीं, ये तो मेरा हक है, आपको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, तो आपके मन पर क्या गुजरेगी। ऐसी स्थिति से फ्रांस की महिलाएं गुजर रही थी। पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने इस भाव से संघर्ष में भाग लिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमको भी हमारे हक मिलेंगे। लेकिन जब 1791 में नेशनल असेंबली ने कानून बनाया तो संविधान में महिलाओं का जिक्र किया, लेकिन निष्क्रिय नागरिक के तौर पर। उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया। महिलाएं इससे बहुत ज्यादा निराश हो गईं। उनको ये लगा कि इन पुरुषों ने हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी है और अब हमको खुद लड़ना होगा, और उन्होंने राजनीतिक क्लब बना लिया। महिलाओं का क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब बनकर तैयार हो गया और पूरे फ्रांस में 60 से ज्यादा राजनीतिक क्लब बन गए। तो इस तरह से महिलाओं ने अपनी निराशा को आशा में बदलने के लिए मांग के लिए मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने मांग किया कि हमको भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार चाहिए और इन राजनीतिक अधिकारों के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो हमें करना आवश्यक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। इनके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों की स्थापना हुई, जिनमें सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब कोई भी पिता उन लड़कियों की मर्जी के खिलाफ उन्हें शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकता था। साथ ही शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिकों के कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को भी कानूनी रूप दिया गया और मर्द तथा औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार मिल गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थीं। कहते हैं ना कि जब हम अपनी मांगों के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने लिए संघर्ष करते हैं, तो कुछ ना कुछ हासिल जरूर होता है। महिलाओं ने भी अपने लिए राजनीतिक हकों की मांग की थी, लेकिन उनको राजनीतिक हक भले ना मिले हों, लेकिन सामाजिक हक उनको मिलने लगे थे। फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं की बातों को सुना, समझा और उनके लिए विद्यालय खोल दिए। विद्यालय के द्वार अब सभी लड़कियों के लिए खुल चुके थे। न केवल खुले थे बल्कि उनको विद्यालय भेजना भी अनिवार्य कर दिया गया। पहले माता पिता बच्चियों की मर्जी के खिलाफ उनका विवाह कर दिया करते थे। इस पर भी कानून बन गया कि विवाह का पंजीकरण होगा, जिसमें यह पूछा जाएगा कि क्या यह विवाह लड़की की मर्जी से हो रहा है या बिना मर्जी के हो रहा है। तलाक के मामले में पहले यह होता था कि पुरुष स्त्री को बिना कारण छोड़ दिया करता था, लेकिन अब स्थिति बदल दी गई थी। कानून बनाकर महिलाओं को भी तलाक की अर्जी देने का अधिकार मिल गया था। इन सारी चीजों को महिलाओं ने अपने संघर्षों से हासिल कर लिया, लेकिन महिलाओं की जो मांग थी, राजनीतिक पदों की मांग, राजनीति में अपने लिए सहभागिता की मांग, वो अब भी जारी थी। लेकिन जब फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई और जैकोबिन्स की सरकार आई, जिसमें रॉबेस्पियर प्रमुख बना, वो आतंक का राज था, उसको महिलाओं द्वारा राजनीतिक मांग करना नागवार गुजरा और उन्होंने महिलाओं के ऊपर कड़े प्रतिबंध जारी कर दिए। चलिए देखते हैं।
जब महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखा तो आतंक के राज के दौरान महिला क्लबों को सरकार ने बंद करने की घोषणा कर दी। साथ ही उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू कर दिया। रॉबेस्पियर की सरकार केवल यहां तक ही सीमित नहीं रही, उसने कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और बहुत सौ को तो फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार का यह और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का यह संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के आरंभ में अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया और अंततः 1789 के आसपास आरंभ हुआ यह संघर्षों का सिलसिला 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार देकर संपन्न हुआ। हमारा देश हिंदुस्तान 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ। आजादी के साथ ही भारत में स्त्री हो या पुरुष, हिंदू हो या मुस्लिम, न जाति देखा, न धर्म देखा, न लिंग देखा, सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया। मतलब हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने जब आजादी हासिल की तो उन्होंने अपने देश में महिलाओं से ये नहीं कहा कि ये आजादी हमको मिली है, ये आजादी इसलिए मिली है ताकि भारतवर्ष के पुरुष भारत पे राज करें, तुम पर राज करें। यह आजादी सभी के लिए मिली है और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के लागू होने के साथ ही महिला एवं पुरुष सभी के लिए सारे अधिकार समान रूप से जारी कर दिए गए। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं हुआ था। लगातार महिलाओं ने, चाहे नेपोलियन का समय हो, चाहे लुई का समय हो, चाहे रॉबेस्पियर का समय हो या डायरेक्टरी का शासन हो, सामाजिक रूप से उनको अधिकार तो मिलते गए लेकिन राजनीतिक सहभागिता उनसे दूर ही रही और इसके लिए वे लगातार संघर्ष करती रहीं। तब जाकर 1946 में महिलाओं को फ्रांस में वोट देने का अधिकार हासिल हुआ। महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाली बहुत सारी लीडर फ्रांस में हुआ करती थी। उनमें एक प्रमुख लीडर थी ओलंप दे गूज। चलिए हम देखते हैं सन 1748 में जन्मी ओलंप दे गूज ने किस तरह महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किया। सन 1748 में जन्मी ओलंप दे गूज का जो जीवन था उसके बारे में अगर हम देखें तो क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में ओलंप दे गूज सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने 1791 में जो संविधान जारी हुआ था और उसमें पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की बात हुई थी, उसका पुरजोर विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि हमको अर्थात महिलाओं को इस घोषणा पत्र के माध्यम से मूलभूत अधिकारों तक से वंचित कर दिया गया है और इसी कारण उन्होंने सन 1791 में महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। तैयार करने के बाद उन्होंने इसे रानी जो मैरी एंटोनट थी उनके पास भेजा, नेशनल असेंबली के बहुत सारे मेंबर्स थे उनके पास भेजा और ये बोला कि महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को भी लागू किया जाए, इस पर भी कार्यवाही की जाए। लेकिन जब उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, राजतंत्र का खात्मा हो गया, जैकोबिनों की सरकार सत्ता में आ गई, रॉबेस्पियर प्रमुख हो गया, तब 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती तरीके से बंद कर देने पर जैकोबिन सरकार की आलोचना की। अब आप ये जान सकते हैं कि जैकोबिनों की सरकार का प्रमुख कौन था? रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर आतंक की सरकार का सरगना समझ लो। उसके खिलाफ कोई कुछ बोल दे, उसको सरेआम फांसी लटका दी जाती थी। तब तो फिर ओलंप दे गूज एक महिला थी और उसने जैकोबिन सरकार की आलोचना करके अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रण दे दिया था। हुआ भी यही। नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा ओलंप दे गूज पर चलाया गया और उसके तुरंत बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया। चलिए हम देखते हैं कि आखिर ओलंप दे गूज ने ऐसा क्या घोषणा पत्र में कह दिया था जिसकी वजह से उसे फांसी मिली। ओलंप दे गूज ने अपने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में पहली बात जो कही वह यह थी कि औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। कोई गलत बात नहीं थी। दूसरी बात उसने कही, सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। वे अधिकार कौन से हैं? स्वतंत्रता,
संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। ओलंप दे गूज स्पष्ट करती हैं तीसरे बिंदु में कि समग्र संप्रभुता का स्रोत जो है वह राष्ट्र में निहित होता है और राष्ट्र पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ भी नहीं है। अर्थात समग्र संप्रभुता किसी राष्ट्र में तभी निहित होगी जब महिला एवं पुरुष समग्र रूप से संप्रभु होंगे। चौथा बिंदु जो है उन्होंने यह कहा कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों को या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष जो भी नागरिक हैं अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। इन्होंने मांग की कि पुरुषों के लिए अलग स्वतंत्रता, पुरुषों के लिए अलग समानता की बात ना हो। साथ ही पांचवें बिंदु पर वह कहती हैं कि कोई भी महिला इसकी अपवाद नहीं है। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा यदि अपराधी ठहराई जाती है तो उसे गिरफ्तार किया जाए, नजरबंद किया जाए और पुरुषों की तरह उसे भी सजा दी जाए। ओलंप दे गूज ने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही माना जाए। किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण प्रभुता, समग्र संप्रभुता उसी राष्ट्र में निहित होती है और राष्ट्र जो है महिलाओं और पुरुषों से मिलकर बना हुआ एक संघ होता है, इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन जब उसी संघ में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात हो तो दो तरह की स्वतंत्रता, दो तरह की समानता और दो तरह का बंधुत्व नहीं चलेगा कि पुरुषों के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की परिभाषा अलग हो और महिलाओं के लिए इनकी परिभाषा अलग हो। यह बात ओलंप दे गूज ने कही महिलाओं के समर्थन में। लेकिन चूंकि उस समय जैकोबिनों की सरकार थी, रॉबेस्पियर ने महिलाओं की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, राजनीतिक रूप से भाग लेने पर मनाही कर दी गई थी, लेकिन ओलंप दे गूज ने इसकी कठोर भर्त्सना की, परिणाम स्वरूप उसे फांसी पर लटका दिया गया। ओलंप दे गूज ने जो महिला अधिकारों की बात की उसके खिलाफ जैकोबिनों को जब पुरुषवादी मानसिकता के राजनीतिज्ञ थे मिस्टर सोमेत, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्हें यह बात बहुत खराब लगी कि एक महिला हम पुरुषों की बराबरी पर खड़े होकर हमसे हक मांगे कि हमें समानता का हक दो। उन्होंने बहुत सारे कुतर्क दिए। उन्होंने कहा ईश्वर ने जब महिला और पुरुषों की प्रकृति अलग अलग बनाई है तो आप क्यों हम पुरुषों की बराबरी करते हो। चलिए हम देखते हैं कि इन सोमेत महोदय ने किन कुतर्कों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों को नहीं मानने की बात कही है। चलिए देखते हैं। तो 1793 में जैकोबिन राजनीतिक सोमेत था। उसने कहा कि महिला क्लब बंद कर दिए गए, ठीक कर दिए गए। महिलाओं को राजनीतिक रूप से कोई भी हक मांगने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों का लालन पालन करने का दायित्व हम पुरुषों को दिया है? नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा, हे पुरुष, तुम पुरुष बनो, शिकार करो, खेती करो, राजनीति करो, यह तुम्हारा साम्राज्य है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। और प्रकृति ने महिला से कहा, तुम स्त्री बनो, गृहस्थी के काम करो, मातृत्व का सुख हासिल करो, यही तुम्हारा दायित्व है, यही तुम्हारा कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज होती हैं। अब आप बताइए, क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? तो सोमेत के द्वारा ओलंप दे गूज की बातों का इस तरह से अपने तर्कों द्वारा विरोध किया गया और महिलाओं के द्वारा जो अधिकार मांगे जा रहे थे उनकी खिलाफत की गई। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि महिलाओं द्वारा अपने हक मांगे जाने पर फ्रांस के ही पुरुषों ने उसका प्रतिकार किया, उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रकृति ने आपको घरेलू जिम्मेदारियां सौंपी हैं, बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारियां सौंपी हैं और हम पुरुषों को घर के बाहर की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। डेफिनेटली ओलंप दे गूज का भी यही कहना था कि हम महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियां सौंपी हैं, लेकिन हमारे अपने कुछ अधिकार हैं। उन अधिकारों का पूरा होना भी नितांत आवश्यक है और यह तब होगा जब विधि निर्माण में हमारा हक हो, हमारा भी दखल हो। और धीरे धीरे करके महिलाओं का यह संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा, 1946 तक। तब जाकर फ्रांस में महिलाओं को उनको वोट देने का अधिकार हासिल हुआ।
अब आप इस अध्याय के अंत में देखिए इसी अध्याय से संबंधित कुछ क्रियाकलाप जो आपको हल करना है। तो यदि यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये क्रियाकलाप आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। विकसित समझ के साथ इन क्रियाकलापों को हल कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, विद्यार्थी क्रियाकलाप में पहला क्रियाकलाप है चित्र में अंकित औरतों को उनकी क्रियाओं, उनके हाव भाव, उनके हाथ की वस्तुओं का विवरण के अनुसार देखें। गौर से देखें कि वे क्या सभी एक ही सामाजिक वर्ग की हैं। चित्रकार ने इस चित्र में बहुत सारी आकृतियों को शामिल किया है। आपको देखकर बताना है कि ये आकृति में किन प्रतीकों को शामिल किया गया है और इन प्रतीकों के क्या मायने हैं। साथ ही आपको ये देखना है क्या ये महिलाएं सार्वजनिक रूप से वही कर रही हैं जिसकी हम उनसे उम्मीद करते हैं। आपको यह भी सोचना है कि चित्र में चित्रकार जो है वो महिलाओं के समर्थन में खड़ा है या विरोध में खड़ा है। तो ये सवाल, ये क्रियाकलाप हल करने के पहले आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा कि आपको करना क्या है। आखिर आपको देखना है कि ये जितनी महिलाएं हैं क्या ये एक ही सामाजिक वर्ग की हैं, इनके हाथों में कौन कौन से हथियार हैं, इनके हाव भाव क्या हैं, ये करना क्या चाह रही हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या प्रदर्शित कर रही हैं। इनमें जो प्रतीक हैं, जैसे आपको उदाहरण के लिए बता दूं, ये हाथ में तराजू लिए हुए है, ये लाल टोपी डंडे के ऊपर फंसाए हुए है, इस प्रतीक का क्या मायने हैं, ये सब आपको करना है। और साथ ही आपको ये भी बताना है कि चित्रकार जो है इस चित्र में महिलाओं के साथ खड़ा है या उनके विरोध में खड़ा है। चलिए, अगला क्रियाकलाप बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने देखा ओलंप दे गूज ने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। जवाब में सौमित्र ने बोल दिया महिलाओं को कोई हक नहीं है पुरुषों की बराबरी के हक मांगने का। अब अगर आप ये सोचें कि इस चित्र में यदि इस महिला या ओलंप दे गूज की जगह पर आप होते तो सौमित्र के तर्कों का जवाब कैसे देते। तो बस आपको 4-5 बिंदुओं में सौमित्र के इन्हीं तर्कों का जवाब देना है कि क्या प्रकृति ने यह कहा है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया हम जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, तो आप लोग इसके जवाब दीजिए। तीसरा क्रियाकलाप है ओलंप दे गूज द्वारा तैयार घोषणा पत्र तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की आपको तुलना करना है। तो इस तरह से आपको ओलंप दे गूज का महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के भी 6 बिंदु और पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के भी 15-16 बिंदु हैं, उनमें तुलना करके आपको बताना है कि उनमें क्या समानता है या क्या असमानता है। इस तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं को अपने हकों के लिए भी क्रांति करना पड़ी। ओलंप दे गूज हो या सौमित्र हो, इनके बारे में भी आपने अपनी राय बना ली होगी। अब आपको यह भी पता चल गया होगा कि फ्रांस जैसे कई ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं को अपने हकों के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन भारत देश में ऐसी स्थिति नहीं बनी। आजादी के बाद जब भारत में संविधान लागू हुआ, भारत गणतंत्र बना, तो फ्रांस जैसा माहौल भारत में बिल्कुल नहीं था। तो चलिए, आप लोग फ्रांसीसी क्रांति को न केवल देखिए, न केवल समझिए, अपितु इसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, विमर्श कीजिए कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे पर शुरू हुई ये फ्रांसीसी क्रांति आखिर महिलाओं को उनका हक क्यों नहीं दे रही थी। तो चलिए, आज का सत्र समाप्त करने के पहले मैं आपसे 5 प्रश्न पूछने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन जो राजनीतिक क्लब था, इसकी प्रमुख मांग क्या थी। तीसरा, फ्रांसीसी महिलाओं की प्रमुख लीडर कौन थी। चौथा प्रश्न, 1791 के संविधान से फ्रांसीसी महिलाओं को किस बात पर निराशा हुई। और 5वां प्रश्न जो है यह महत्वपूर्ण है कि यदि ओलंप दे गूज से आपकी कहीं मुलाकात हो जाए अचानक, तो आप उससे क्या क्या पूछना चाहेंगे। ऐसे आपके मन में आने वाले 3 प्रमुख प्रश्नों को आपको इस उत्तर में लिखना है। इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।